अच्छा देखो, पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओवर एनी सरफेस एस। फिर सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज़ एन इंटीग्रल विच इज़ इवेल्युएटेड ओवर एनी सरफेस एस। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले क्लास में क्या देखे थे कि डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, मतलब एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एस। एंड ए वेक्टर क्या है, देयर इज अ गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो थ्रू आउट सरफेस वेरी कर रहा है। ठीक है, देन ये क्या होता है, हम लोग जब सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तब हम लोग डायरेक्ट नहीं निकल सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ऑन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। इन जनरल हम लोग ऑन एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन लेते हैं। तब क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ डॉट एन कैप। देन अगर तुम एक्स वाई प्लेन पर ले लिया प्रोजेक्शन, मतलब ये जो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये जो एक्स वाई प्लेन इसके प्रोजेक्शन लेने से क्या होता है, डी एस क्या होता है, डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप। के कैप क्यों होता है, क्योंकि इस तरफ होता है आई कैप होता है एक्स एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर, जे होता है वाई एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर, एंड के कैप क्या होता है जेड एक्सिस की तरफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एंड सिंस के कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई जो प्लेन है इसके ऊपर तो नॉर्मल यही है ना, इस तरफ नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, के कैप है, इसलिए के कैप लेना पड़ता है। ठीक है, देन अगर एन डॉट के कैप अगर जीरो आ गया, देन हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, तब हम लोग को वाई जेड प्लेन पर लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर भी अगर जीरो आ गया, देन हम लोग को जेड एक्स प्लेन पर प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एन डॉट के कैप जीरो आ रहा है, देन हम लोग एक्स वाई प्लेन पर ही प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तभी देखो ये वाला प्रॉब्लम अभी, दैट इज पढ़ो ठीक से पहले कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस, वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है। ठीक है, देन तुमको क्या बोला है, देखो दैट इज एंड एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन दिस। मतलब यहाँ पे कौन सा सरफेस है, ये जो एस गिवन है यहाँ पे एक प्लेन सरफेस गिवन है। प्लेन क्या होता है, मतलब कि सपोज कि ये जो है ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, मतलब ये कि एक प्लेन सरफेस है और सबको ये स्पेस पे ऐसा कोई एक सरफेस है, तो मतलब ये क्या है, प्लेन सरफेस है। अगर कोई एक फुटबॉल तुमने ला दिया, देन वो प्लेन सरफेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है एक प्लेन सरफेस गिवन है जो स्पेस पर है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब कि जहाँ पे 3D स्पेस में जहाँ पे सब एक्स वाई जेड के वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव होता है उसका हम बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, देन इवेलुएट द सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस, where n cap is the unit normal to the surface yes. देन हम लोग को इसके लिए क्या क्या चाहिए, हमको एक वेक्टर चाहिए निकालने के लिए। एक वेक्टर तो है मेरे पास ये वाला, एन कैप चाहिए। देन एन कैप क्या होता है, एन कैप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस एस। जब देखो सरफेस का गिवन है, सरफेस ऑफ द प्लेन, तो सरफेस का गिवन है, प्लेन गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6। तो इसको मैंने मान लिया कि देखो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, मतलब यहाँ पे आई जे के नहीं है, स्केलर पॉइंट फंक्शन को मैंने फाई मान लिया। आई इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 2z, 6 को भी इस तरफ लेके आओ -6 0। ठीक है, देन बहुत पहले तुम लोग को दिखाया था कि कोई सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो कौन डिनोट करता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिनोट करता है। तुमको बोला था, देख सकते हो पहले क्लास का जो पीडीएफ मैंने दिया था उसे देख सकते हो। ठीक है, देन अगर ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई करने से क्या होगा, दिस विल रिप्रेजेंट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका मॉड्यूलस क्या होगा, 1 होगा। देन जो एन कैप है, एन कैप क्या होगा देन यहाँ पे, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तभी तो जाके क्या जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस। अगर ओनली ग्रेडियंट ऑफ फाई निकला देन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज दिस रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस। और अगर उसका हम लोगों ने उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया तब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस। यही तो होता है ना, कोई वेक्टर की तरफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ए कैप इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर बाई मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर को अगर उसका मॉड्यूलस से उसको डिवाइड कर दिया तो हमको उस वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, देन एन कैप पे मिल जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए, ds चाहिए। ds के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए रीजियन पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम को, पहले ड्रॉ करते हैं। देखो
कैसे ड्रॉ करोगे, देखो क्या बोला है, सरफेस प्लेन, सरफेस कौन सा है, ये वाला प्लेन है। अच्छा याद रखना, जब प्लेन क्या गिवन है यहाँ पे कि 2x + y + 2z = 6, तो हमको देखना है कि ये जो प्लेन है ये 3D प्लेन है। 3D प्लेन पे मतलब x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, z एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन, वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से इसको डिवाइड करो, एंड 2x/6 मतलब 3, y/6 z/3 = 1। तो ऐसे आ गया, दैट इज x/a + y/b + z/c = 1। तब याद रखना जो प्लेन होगा ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 3, 0, 0 में, y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 0, 6, 0 में, एंड z एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 0, 0, 3 में। तो अगर मैं इस प्लेन को ड्रॉ किया 3D प्लेन पे तो कैसा आएगा, देखो this is x axis, this is y axis and this is z axis। x एक्सिस की तरफ जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो है i कैप, z एक्सिस y एक्सिस की तरफ जो यूनिट नॉर्मल वो है j कैप, एंड z एक्सिस की तरफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, k कैप। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूँ, करने से क्या होगा, देखो देखो मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, ये जो प्लेन है 2x + y + 2z = 6, एक आप इंटरसेक्ट कर x एक्सिस को 3, 0, 0 पे, मतलब प्लेन ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो प्लेन आ रहा है x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट, सपोज कि ये वाला पॉइंट है ए पर को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देख सकते हो 3, 0, 0 में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ 3, 0, 0। ये हो गया बी पॉइंट को सपोज कि 0, 6, 0 में इंटरसेक्ट कर रहा है, 0, 6, 0 देख सकते हो, जेड एक्सिस को कहाँ पे करेगा 0, 0, 3 में, दैट इज़ ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, देन अभी मैंने प्लेन को ड्रॉ कर लिया, मतलब कैसा प्लेन है कि एक इनफाइनाइट प्लेन है जो कि मैंने इस तरफ रख दिया। ठीक है, प्लेन इस तरफ जा रहा है, जब वो वाईजेड प्लेन को कट कर रहा है तब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रहा है। हम लोग जानते हैं जो प्लेन जब कट करता है इसे तब यहाँ मिडिल में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। वैसे ही वो प्लेन जब एक प्लेन को कट कर रहा है तब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गया, और जब एग्जैक्ट प्लेन को कट कर रहा है तब यहाँ पे और एक स्ट्रेट लाइन AC आ गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना मानना पड़ेगा कि लेट ABC be the given plane, and let the equation of the surface is given by, ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, मतलब स्पेस पे कोई एक प्लेन है। तो ये प्लेन सरफेस का इक्वेशन हम लोग क्या मान लिया मैंने, फाई, क्योंकि इसमें कोई IJ के नहीं है, मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन है। फाई को मैंने क्या मान लिया कि 2x + y + 2z - 6 = 0। ठीक है, तो मैंने इसको मैंने क्या मान लिया, फाई मान लिया। अभी हमको क्या चाहिए, देखो एफ तो है, एन कैप चाहिए। एन कैप के यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेसेस। एन कैप कैसे मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई को मुझको मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज नाउ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस इज क्या होगा, एन कैप क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई बाय मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा बोलो, ग्रेडियंट ऑफ फाई तो तुम लोग जानते ही हो, दैट इज देखो यहाँ पे अलग से निकालते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ फाई। ठीक है,
मतलब आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड। दैट डेल फाई डेल एक्स मतलब ये जो फाई है पूरा टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो निकालने से डेल डेल एक्स अब 2x आएगा 2, और इसमें तो x है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। क्या आएगा सिर्फ 2। यहाँ पे क्या आएगा 2y कैप। सिमिलरली पूरा फंक्शन को पूरा फाई फंक्शन को y के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा 1 आएगा। देन आएगा प्लस जे, और ये पूरा फंक्शन को के रेस्पेक्ट पार्शियली जेड के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा। देन आएगा 2k। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा इसका अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 1 उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर दैट इज़ 4 + 4 8 + 1 9 दैट इज़ 3। देयरफॉर एन कैप क्या मिल जाएगा हमको ग्रेडियंट ऑफ फाई बाय मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू दिस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाई 3। दैट इसका अलग से लिखने से क्या आएगा कि 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ठीक है, तो ये कैप मेरे पास मिल गया। अभी हमको क्या चाहिए देखो कि ds निकालना पड़ेगा। ds निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा आइदर ऑन xy प्लेन और yz प्लेन और ऑन दी zx प्लेन। तो xy प्लेन पे प्रोजेक्शन तभी पॉसिबल है जब n डॉट के कैप नॉन जीरो होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि n डॉट के कैप जीरो है कि नॉन जीरो है। तो देखो कि नाउ n कैप डॉट के कैप करने से क्या आएगा n कैप क्या है ये वाला है दैट इज़ 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। इसके साथ मैंने के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया। देन ये जो दूसरा वेक्टर इसमें तो आई का कोफिशिएंट भी जीरो है, जे का कोफिशिएंट भी जीरो है, तो मतलब 2/3 इंटू जीरो प्लस 1/3 इंटू जीरो ये आएगा ना। तो इसका आएगा 2/3 इंटू जीरो प्लस 1/3 इंटू जीरो प्लस यहाँ पे क्या का कोफिशिएंट कितना है 2/3 या का कोफिशिएंट कितना है 1 दैट इज कितना आ रहा है 2/3 विच इज़ नॉन जीरो। देयरफॉर क्या मिल गया कि n डॉट के कैप इज़ नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है कि हम लोग xy प्लेन पर प्रोजेक्शन ले सकते हैं। सो वी कैन टेक प्रोजेक्शन of the given plane surface S on xy प्लेन। मतलब मैंने इसको क्या ले लिया ऑन xy प्लेन हम लोगों ने इसका प्रोजेक्शन ले लिया। तो मतलब ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ ऐसे। ये हो गया इसका प्रोजेक्शन ऑन दी xy प्लेन। ओके, और ये पॉइंट सपोज कि ओ पॉइंट ऑरिजिन है। अच्छा, तो जब xy प्लेन प्रोजेक्शन मैंने ले लिया तब क्या होगा देखो प्रोजेक्शन हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोजेक्शन हम लोग क्या मानते हैं इसको r मानते हैं। ठीक है, तब एक चीज़ देखो जो xy प्लेन जो मैंने प्रोजेक्शन लिया मैं पीछे लिखता हूँ, मैंने समझा लेता हूँ। देखो जब वो वाला प्लेन xy प्लेन पर आ गया, पहले दिन भी दिखाया था xy प्लेन पर आने से z इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। xy प्लेन पर आने से वहाँ पे क्या z तो नहीं रहेगा ना, xy प्लेन में से भी x रहेगा और y रहेगा, z नहीं रहेगा, तो z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ। अच्छा, दूसरा पेज ले लेते हैं। If R is a projection on the xy plane, then the region R is R क्या हो जाएगा R में देखो ये जो प्लेन है 2x + y + 2z = 6, जब xy प्लेन पर आ गया तब यहाँ पे तो z नहीं रहेगा, मतलब z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दैट इज़ 2x + y = सिर्फ क्या हो जाएगा 6 एंड z इक्वल टू 0। समझ में आ गया, जहाँ पे x का वैल्यू भी क्या है 0 ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो हो गया रीजन R। अभी हमको जो क्या करना है तो इंटीग्रल है
वो किस में डिनोट होगा? अभी पूरा सरफेस है, इसका मैंने प्रोजेक्शन ले लिया आर में। अभी हमको सिर्फ ये जो इंटीग्रल है इसको इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ देखिए, अभी ये निकालते हैं कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल of f over the given प्लेन सरफेस एस इज, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? दैट इज डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द प्रोजेक्शन आर एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन कैप डॉट के कैप, ठीक है। तब ये चीज़ देखो, अब याद रखना कि प्रोजेक्शन मैंने 100 पेन पर ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ गया, एफ डॉट एन कैप कर लो। अभी एफ क्या है देखो, एफ क्या था? ये वाला है एफ। तो एफ पहले लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस 2yz के कैप। ये हो गया एफ डॉट एन कैप। एन कैप क्या निकल के आया था देखो, एन कैप ये आ गया था, ये वाला कितना है? 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ठीक है। एन कैप हो गया। अभी क्या आएगा? डी एक्स डी वाई, और नीचे कितना आएगा देखो, मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के। तो नीचे भी ये लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के। तो एन डॉट के कितना आया था? 2/3। देन इसका मॉड्यूलस लेने से भी क्या आएगा? 2/3 आएगा। तो नीचे कितना आएगा? 2/3, ठीक है। और बाहर क्या रहेगा अभी? डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो अभी इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं देखो, इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर, देन डॉट प्रोडक्ट है, देन आई का कंपोनेंट को आई का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2/3, दैट इज 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/3, दैट इज माइनस 2/3 इंटू एक्स एंड प्लस 2yz इंटू 2/3, दैट इज प्लस 4yz/3 हो गया। डॉट प्रोडक्ट निकल के आ गया, एंड 2/3 ऊपर जाने से क्या हो जाएगा? इंटू 3/2 dx dy, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर, डबल इंटीग्रल ओवर आर। तो इसका एलसीएम में से तो 2/3 अल्टीमेट सब में है ना, तो 2/3 को बाहर निकाल दो, सब में से 2/3 को बाहर निकाल दो, देन क्या आएगा? 2/3, ठीक है। और नीचे भी एक 2 है, तो इंटू 2, ऊपर में कितना रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और 2/3 को निकलने से आएगा 2yz प्लस 2yz, और यहाँ पे कितना आएगा? इंटू 3 dx dy। तभी कितना है? 2 कैंसल्ड और ये 3 कैंसल्ड। तो डबल इंटीग्रल ओवर आर, तो यहाँ पे कितना आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2yz। तब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग एक्स एंड वाई है ऑन द एक्स वाई प्लेन, जब प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पे तो जेड नहीं रहना चाहिए। तो जेड का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आइदर एलिमिनेट करना पड़ेगा और इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखना पड़ेगा। तो जेड का हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कैसे लिखेंगे? कि विद द हेल्प ऑफ गिवन प्लेन, ये जो प्लेन गिवन है, यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आएगा देखो, 6 माइनस 2x माइनस y/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y इंटू, यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ से जेड कितना आएगा? 6 माइनस 2x माइनस y/2, यह आ जाएगा dx dy, ठीक है। तो मैंने जेड का एलिमेंट कर लिया, यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल डबल इंटीग्रल ओवर आर। तो ये 2 कैंसल्ड, तो क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करो अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 6y माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx dy। यहाँ पे क्या रहा है? वाई स्क्वायर कैंसल्ड, ठीक है। तो पे रहेगा कौन? डबल इंटीग्रल ओवर आर
एक बार रुको थोड़ा चेक कर लेते हैं कोई गलत हुआ क्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलती हुआ कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स आएगा, समझेगा। मतलब गिवन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं तो एक्स था। तो भाई क्या हो रहा है कि एक्स एक्स भी कैंसिल हो रहा है, अल्टीमेट आएगा 6y माइनस 2xy dx dy, ठीक है। ये आ गया अल्टीमेट इंटीग्रल। अभी देखो इंटीग्रल तो आ गया dx y, अभी हमको क्या देखना है, इंटीग्रल निकालने के लिए हमको लोअर लिमिट चाहिए, अपर लिमिट चाहिए, और यहाँ पे डबल इंटीग्रल है। डबल इंटीग्रेशन निकालने का मतलब यहाँ पे x का इंटीग्रल आएगा, यहाँ पे y का आएगा, और इधर यहाँ पे y का आएगा, यहाँ पे x का आएगा, तुम कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तब एक चीज़ देखो, ये इंटीग्रेशन का लिमिट निकालने का प्रोसेस क्या है कि पहले ये जो डायग्राम था इसको पहले यहाँ पे एक बार प्लॉट कर लेते हैं। अभी सिर्फ जो प्रोजेक्शन है वो ले लो। प्रोजेक्शन हम लोगों ने कहाँ ले लिया, सरफेस का पूरा प्रोजेक्शन मैंने XY प्लेन पर ले लिया। ये पूरा सरफेस देखने का मतलब नहीं रहा, अभी सिर्फ XY प्लेन को जो आया है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब ये जो मार्क किया हुआ एरिया है इसको, दैट इज ये हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आ गया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन ये है, ठीक है। और मैंने इसको इस पर मार्क कर दिया। मतलब कौन सा रीजन समझ में आ रहा है, ये वाला रीजन मैंने इसको सिर्फ 2D प्लेन पे ड्रॉ कर लिया। मतलब ये हो गया एक्स वाई, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया ऑरिजिन, ये वाला ऑरिजिन। ये पॉइंट कितना है, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्ट है 300 में, तो मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए, दैट इज 300, और वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट कर रहा है देखो बी एट द पॉइंट 060, ठीक है। ये ले लिया। अभी देखो डबल इंटीग्रल निकलने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि प्रोसेस क्या है कि पहले वाला जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर जो लिमिट आएगा वो कांस्टेंट का कांस्टेंट लिमिट आएगा। कांस्टेंट लिमिट मतलब कि 0 to 5 और 0 to 6 ऐसा नंबर आएगा, और सेकंड जो इंटीग्रल है इसमें वेरिएबल्स आएगा, ठीक है, वेरिएबल्स आएगा। तो बट तुम यहाँ पे आइदर एक्स, पहले वाले इंटीग्रेशन में तुम आइदर एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, ठीक है। अगर इसमें एक्स ले लिया देन यहाँ पे वाई लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे वाई ले लिया देन यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा। बट पहले जो भी लोगे उसको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और दूसरे में जो भी लोगे उसको वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीका डबल इंटीग्रल निकालने का। क्या अगर तुमने एक्स का वैल्यू कांस्टेंट ले लिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक्स का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, वो ओ का पॉइंट कितना है 0 0 0 है, दैट इज़ यहाँ पे एक्स क्या है 0, यहाँ पे एक्स कितना है 3। देन पहले वाला इंटीग्रेशन का रेंज क्या होगा, एक्स इक्वल 0 to 3, और दूसरा जो है दैट इज़ यहाँ पे सेकंड इंटीग्रल, यहाँ का रेंज क्या होगा वाई। देन वाई क्या होगा, वाई का वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर हाइस्ट कितना तक वैल्यू जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ देखो कितना जा रहा है, मतलब हाइस्ट कितना इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइस्ट ये वाला लाइन के ऊपर। तो ये वाला लाइन पे वाई कितना ही है तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन में वाई कैसे निकालोगे, देखो ये वाला लाइन मतलब कौन सा लाइन है, तो XY प्लेन है। तो ये जो प्लेन है तो XY प्लेन पर वो Z 0 हो जाएगा। तो Z 0 होने से जो गिवन प्लेन है वो क्या है 2x + y + 2z = 6। तो यहाँ पर Z 0 पुट कर दो, देन क्या आ जाएगा 2x + y = 6, 2x + y = 6। देन यहाँ पे y = कितना आ जाएगा 6 - 2x, समझ आ गया। देन ये वाला लाइन पे y कितना है 6 - 2, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पे y कितना है y = 0। तो यहाँ पे ये हो y का लोएस्ट वैल्यू दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस, और हाईएस्ट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर जो एक वेरिएबल है। तो ये मैंने बोला। तो पहले वाला जो इंटीग्रल है वो x = 0 से लेकर 3 तक ले लो, क्योंकि वेरिएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे x = 0 और यहाँ पे x = कितना है 3 है। देखो x स्क्वायर कितना है 0, यहाँ पे x स्क्वायर कितना है 3, और दूसरे वाले में y क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू y का दैट इज़ y = 0, एंड हाइस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वाला लाइन के ऊपर, और ये वाला लाइन में y कितना है 6 - 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब रीजियन पे, आर रीजियन पे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था दैट इज़
पे जो आर रीजन मैंने लिखा था यहाँ पे देखो 2x + y = 6 जहाँ पे z = 0 है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नाउ टू इवेलुएट द इंटीग्रल ऐसे लिख सकते हो इवेलुएट इंटीग्रल, उतना हार्ड करके लिखना ज़रूरत नहीं है। हाँ, और इंटीग्रल क्या लिखना पड़ेगा हमको कि ऑन द ऐसे लिख सकते हो द लिमिट ऑफ x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कम है 0 to 3, वेरीज फ्रॉम x = 0 to x = 3 एंड लिमिट ऑफ y वेरीज फ्रॉम y = यहाँ पे कितना है 0 to y = इस लाइन पे y कितना है 6 - 2x इज द लोएस्ट वैल्यू, तो ये इज द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल अभी क्या हो जाएगा कि देयरफॉर, अभी हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं कि देयरफॉर ये वाला इंटीग्रेशन देख लो अभी, दैट इज ये इंटीग्रेशन देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर एस f.n ds इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर r क्या हो रहा है 6y - 2xy dx dy। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है देखो कि इंटीग्रल पहले बार इंटीग्रेशन में x = कितना है 0 to 3 और दूसरे इंटीग्रल में क्या है y कितना है 0 to y = 0 मतलब क्या x एक्सिस ना, तो ये पूरा x एक्सिस द लोएस्ट वैल्यू ऑफ y एंड हाईएस्ट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वाला लाइन पे, इस वाला लाइन पे y कितना है 6 - 2x, दैट इज 6 - 2x लिख लिया। अब ये लिख लो 6y - 2xy dx dy। ठीक है, अभी पहले इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो x = 0 to 3 रख दो इसका ऐसे ही, पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे y का लिमिट है, तो मतलब y के रेस्पेक्ट पे इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे देखो, दैट इज़ इंटीग्रल y = 0 to 6 - 2x 6y - 2xy dy और dx को बाहर रख दो, क्योंकि फाइनली जो इंटीग्रल आएगा वो x पे आएगा, तो उसको मुझे x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट इज इंटीग्रेशन x = 0 to 3। अब इंटीग्रल ऑफ 6y dy क्या होता है 6 × y²/2 दैट इज़ 3y² माइनस जब तुम 2xy को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तब तुम 2x का जो टर्म है उसको एज ए कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा, तो 2x बाहर चला जाएगा एंड इंटीग्रेशन y dy क्या हो जाएगा y²/2। लोअर लिमिट है y = 0, अपर लिमिट है 6 - 2x। ठीक है, बाहर क्या रहेगा dx, दैट इंटीग्रल x = 0 to 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3y² - xy² है, तो ये जो वैल्यू है 0 एंड 6 - 2 किसका वैल्यू है y का वैल्यू है, तो मुझे y का जगह पे एक बार 6 - 2 बिठाना पड़ेगा और एक बार 0 बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट बिठाओ, तो क्या 3 × 6 - 2x² - x × y दैट इज 6 - 2x² बिठा लिया। लोअर लिमिट बिठा लिया, अपर लिमिट बिठा लिया। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगा 3 × 0² - x × 0², इसका आएगा 3 × 0² - x × 0²। लोअर लिमिट भी बिठा लिया, बाहर में आएगा dx। ठीक है, इंटीग्रल x = 0 to 3, ये कितना आएगा, तो पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ यही रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 - 2x² 6 - 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, अंदर में कितना आएगा 3 - x dx दैट इज़ x = 0 to 3। तो यहाँ से अंदर पिछले अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, देन 2 2² 4, देन 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा 3 - x, दैट इज 3 - x होल स्क्वायर इंटू 3 - x, दैट इज ये क्या हो जाएगा 3 - x होल क्यूब dx। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया, 6 - 2x अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, देन क्या रहेगा 2 × 3 - x होल स्क्वायर, देन 2² इंटू 3 - x होल स्क्वायर, देन 2² मतलब 4 वो मैंने बाहर लिख लिया, और 3 - x होल स्क्वायर इंटू 3 - x मतलब 3 - x होल क्यूब। अभी इसका इंटीग्रल क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, और ऐसे तुम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो करने का ज़रूरत नहीं है।
तो क्या आएगा 3 - x होल क्यूब। देखो तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट 3 - x इक्वल सपोज कि मैंने कोई वेरिएबल p मान लिया, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा -1 dp dx, दैट इज dx इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस dp आ गया, समझ में आ गया। देन लिमिट क्या होगा अभी, x को तुमने p में कन्वर्ट कर लिया, x पहले 0 था बाद में 3 है, तो x इक्वल 0 बिठाने से p कितना आएगा 3 आएगा, x इक्वल टू 3 बिठाने से p कितना आएगा 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी x को तुमने p में कन्वर्ट कर लिया तो p इक्वल टू 3 to 0 नया लिमिट है, और 3 - x का मतलब है p, दैट इज p क्यूब, और dx का मतलब कितना है -dp, देन माइनस को बाहर लिख लो -dp। देन हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस इंटीग्रेशन b to f(x) dx, माइनस को अगर मैंने ओमिट कर लिया तो लिमिट का लेंथ चेंज हो जाएगा, दैट इज p इक्वल टू 0 to 3 में चला जाएगा, लिमिट चेंज हो गया, दैट इज p क्यूब dp, यानी क्या हो जाएगा 4 × p⁴/4/4 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है ये हो गया। तो ये वैल्यू बिठाओ अभी 3 × 4/4 - 0 × 4/4, दैट इज 4 × 3 × 4 मतलब क्या होता है 81/4 - 0, 4 4 कैंसिल, दैट इज ओनली 81। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल निकालने का लिमिट निकालना समझ में आ गया। तो पहले वाला जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा कांस्टेंट पे आएगा, और दूसरा जो आएगा वो वेरिएबल पे आएगा, ठीक है। तुम आइदर या वाई भी ले सकते हो, बाद में x लिख सकते हो, बट इन दैट केस y के वैल्यू तुमको कांस्टेंट लेना पड़ेगा एंड x के वैल्यू तुमको वेरी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन जनरल यही होता है कि x के वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, y के वैल्यू वेरी करते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल ओवर द गिवन प्लेन सरफेस एस, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने कुछ भी मैं एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ। तो क्या किया, पहले जो प्लेन सरफेस है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने देखा कि 2x + y + 2z = 6, तो प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले लेके आना पड़ेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि वो प्लेन x एक्सिस को काफ़ी इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस को काफ़ी इंटरसेप्ट कर रहा है, z एक्सिस को काफ़ी इंटरसेप्ट कर रहा है। तो क्या 6 से डिवाइड किया, देन x/3 + y/6 + z/3 = 1 आएगा, ठीक है। इन दैट केस क्या हो जाएगा x/3 मतलब 300 पे यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, यहाँ पे क्या है y/6 आ रहा है, देन 060 पे यहाँ पे y एक्सिस भी इंटरसेप्ट करेगा, यहाँ पे 2z/6 मतलब z/3 दैट इज z एक्सिस को 003 में इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने लिख लिया प्लेन सरफेस को मैंने फाई मान लिया, और एन कैप निकालने का मतलब क्या है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा ऑन द सरफेस एस, और यूनिट नॉर्मल कौन डिनोट करता है एन कैप, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने का मतलब है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेसेस, और अगर मैंने इसको मॉड्यूलस को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेसेस, वो मैंने निकाल लिया, एन कैप निकाल लिया। फिर मैंने देखा कि एन डॉट के कैप नॉन जीरो आ रहा है, तो हम लोग ऑन एक्स वाई प्लेन पोजीशन ले सकते हैं, तो मैंने एक्स वाई प्लेन पर पोजीशन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पर जब भी आ गया, याद रखना ये रीजन कौन सा हो गया, ये रीजन आर हो गया, दिस इज द रीजन आर, यहाँ पे z = 0 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, ये मैंने ले लिया प्रोजेक्शन ले लिया ऑन द एक्स वाई प्लेन, ऑन द एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या लिख दिया कि z = 0, देन गिवन जो प्लेन सरफेस है तो भाई z = 0 लेने से क्या हो जाएगा 2x + y = 6, वो आ गया। अभी रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल को हम लोग ये लिख दिया एक्स वाई प्लेन पर पोजीशन लेने के बाद, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द गिवन ऑफ द गिवन सरफेस एस ऑन द रीजन आर, क्योंकि हम लोग सरफेस का भी रीजन आर में लेके आ गए ना, तो अभी आर के लिखना पड़ेगा ये ऑन द रीजन आर दिस। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। फिर यहाँ पे एक चीज़ है कि एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हो तो जेड नहीं रहना चाहिए, तो जेड को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन प्लेन सरफेस से जेड का वैल्यू लेके यहाँ पे बिठा दो, ये आ गया dx dy। हमको क्या करना पड़ेगा, अभी एक्स एंड वाई का लिमिट लेना पड़ेगा। एक्स एंड वाई का लिमिट लेने के लिए पहले में एक्स का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था 0, यहाँ पे था 3, तो x = 0 to 3 ले लिया। अभी दूसरा इंटीग्रल में y लेना पड़ेगा जो कि वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके लिए देखो इस लाइन पे y का लोएस्ट वैल्यू कितना है 0, दैट इज y = 0 मतलब तो x एक्सिस होता है ना, एंड हाईएस्ट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ए बी,
ए बी में वाई कितना है 6 माइनस 2x, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने जब प्रोजेक्शन ले लिया ऑन द एक्स वाई प्लेन तब जेड इक्वल 0 आ गया। ठीक है, तो प्लेन सरफेस में जेड इक्वल 0 बिठाने से 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, दैट इज़ वाई इक्वल टू 6 माइनस 2x आ गया। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे, इंटीग्रेट किया उसको अभी ऐसे, तो हमें आ गया होगा ख़त्म। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग अभी सेकेंड जो वीडियो है मतलब सेकेंड प्रॉब्लम उसके ऊपर देखेंगे। तो आज इतना, समझ में नहीं आने से बोलना।